अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ी ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब आपके शार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 4 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक हमने उसमें डिस्पेप्सिया डिस्कस करना है, एक हमने आपके इस मौजूदा सिलेबस के मुताबिक फूड पॉइजनिंग को डिस्कस करना है, एक हमने ओबेसिटी को डिस्कस करना है और एक हमने अल्सर को डिस्कस करना है। हालांकि आपके ओरिजिनल लॉन्ग सिलेबस के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा भी शामिल था, बुलिमिया नर्वोसा भी शामिल था और पाइल्स भी शामिल था, लेकिन चूंकि मौजूदा दौर में आपके शार्ट सिलेबस को फॉलो करना है, सो व्हाट आर दोज कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे कि आज हमने 2 चीज़ों को डिस्कस करना है, एक है डिस्पेप्सिया और एक है फूड पॉइजनिंग। डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्पेप्सिया है ये इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन की वजह से होता है, यानी इसका काज जो है वो है इनकम्प्लीट डाइजेशन। अब इनकम्प्लीट डाइजेशन जो है, इसका मतलब ये है कि ये असल में कोई ऐसी डिजीज नहीं है अपने आप में, बहरहाल इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्पेप्सिया कंसीडर किया जाता है। जैसा कि देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी एब्डोमेन रीजन जो होता है इंसान का, आप लोग जानते हैं थॉरैक्स और एब्डोमिनल रीजन जो हैं, इसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई जलन सी हो रही है। सो ये डिस्कम्फर्ट महसूस होना। उसके बाद है फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस को अब उर्दू में कहते हैं री हो जाना। फिर उसके साथ स्टूडेंट्स, फ्लैचुलेंस के साथ हार्ट बर्निंग है, हार्ट बर्निंग के साथ नौजिया है। नौजिया कहते हैं मतली वगैरह को, यानी मतली वो जो वोमिटिंग से पहले की हालत होती है वो कैफियत आ जाना। सो ये इसके कुछ साइंस मौजूद हैं जिनकी वजह से डिस्पेप्सिया कंसीडर किया जाता है। व्हाई दिस अकर्स स्टूडेंट्स, ये क्योंकि आपको पहले बताया डिस्पेप्सिया अपने आप में कोई एक डिजीज या बीमारी नहीं है, असल होती है इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से। अब इनकम्प्लीट डाइजेशन में 2 चीजों का रोल हो सकता है। एक रोल इस चीज का हो सकता है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन मुकम्मल ना हो। स्टमक के साथ साथ स्टूडेंट्स जो इंटेस्टिनल डाइजेशन है, जैसे आपने ड्यूडेनम, जीजिनम और इलियम वगैरह को पढ़ा है, उनमें भी अगर इनकम्प्लीट डाइजेशन हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फ्लैचुलेंस, हार्ट बर्निंग, नाउजिया, वोमिटिंग एटसेट्रा। यानी 2 तो ऑर्गन से रिलेटेड ये इश्यूज हैं, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन। एक तीसरी चीज भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, वो है बाइल सक्रीशन में इम्बैलेंस होना। कभी बाइल का ज्यादा सक्रीट हो जाना भी यही कैफियत क्रिएट करता है, और कभी बाइल का कम सक्रीट होना। Because you know what is the function of bile, I have told you bile contains some bile pigments and salts necessary for the metabolism of lipids particularly. So students, जब bile कम या ज्यादा रिलीज होगा तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज हो सकते हैं। सो डिस्पेप्सिया बेसिकली इनकम्प्लीट डाइजेशन है, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर या बाइल की सेक्रेशन में कमी या बेशी की वजह से यह मामला होता है। सो ये है स्टूडेंट्स डिस्पेप्सिया। दूसरा जो आज का हमारा मेजर एक डिसऑर्डर फूड से रिलेटेड है, वो है फूड पॉइजनिंग। अब आप समझ रहे हैं कि पॉइजनिंग किसी जहरीले असर को कहा जाता है, किसी पॉइजनस एक्टिविटी की वजह से कहा जाता है। यहाँ पे बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि फूड पॉइजनिंग यानी है फूड, लेकिन वो पॉइजनस सब्सटेंस अपने अंदर लिए हुए होता है, जिसकी वजह से ये चीज फूड पॉइजनिंग कहलाती है। सो इफ देयर इज मिक्सिंग ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड,
अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस फूड में आ जाता है, किस वजह से होता है? उस फूड के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे पैदा कर रहे होते हैं। यानी हकीकतन ये हो गया कि उस फूड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पैदा करते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो होती फूड है लेकिन पॉइजनस सब्सटेंसेस आ जाने की वजह से वो पॉइजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज फूड पॉइजनिंग। हमारे पास जहां पे दो बड़ी एग्जांपल्स हैं फूड पॉइजनिंग के अंदर, एक है सल्मोनेला, एक बैक्टीरियम है, और दूसरा बैक्टीरियम है कंपाइलोबैक्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, सल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि क्रिएट करते हैं फूड पॉइजनिंग। सो सल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर ये कहां पाए जा रहे होते हैं? दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स, चिकन्स एंड डक्स एटसेट्रा। अब जरा गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स कि सल्मोनेला बैक्टीरिया या कंपाइलोबैक्टर ये एक्चुअली रहते कहां पे हैं? कैटल्स जो होते हैं मवेशी, और चिकन्स ये जो आप लोग पोल्ट्री या ब्रॉयलर वगैरह कंज्यूम करते हैं, इनके इंटेस्टाइन में और डक्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं। जब ये बैक्टीरिया इनके इंटेस्टाइन में रहते हैं, सो कोई भी ऐसा इंसान जो इनसे रिलेटेड किसी भी फूड को खा लेता है, सो ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय द कंज्यूमिंग फ्रॉम दीज एनिमल्स सच एज मिल्क, मीट एंड एग्स। अब इंसान अगर वो मिल्क पी लेता है जो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मतलब उसमें ये पैथोजेंस, ये माइक्रोब्स शामिल हैं, या वो कोई मीट खा लेता है जो इन्हीं कैटल से या चिकन से या डक से, इन बर्ड से आता है, या वो इनके एग्स खा लेता है जिसके अंदर ये कंटामिनेशन है, तो उसकी बॉडी के अंदर ये चीजें पैदा होंगी और उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग जो है वो हो जाएगी। सो होता क्या है कि जब ये कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के बाद 12 से 24 आवर्स के अंदर अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जैसा कि डायरिया हो जाना, यानी हैजा हो जाता है, और उसके बाद वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। सो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर फूड पॉइजनिंग को डिस्कस किया जाता है। सो ये होता कैसे? खास तौर पर अगर कोई ऐसी कंटेमिनेटेड फूड हो और हम उसको फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको फ्रोजन फॉर्म के अंदर रख देते हैं। अब फ्रोजन फॉर्म या वो फ्रीज हालत के अंदर जो खास तौर पे मीट है, जब उसको डीफ्रॉस्ट करते होते हैं यानी उसको पिघलाना होता है दोबारा, तो हम देखते हैं कि उसमें से काफी सारे लिक्विड्स रिलीज होते हैं। यानी जब कभी कोई फ्रीज्ड आइटम को हमने दोबारा कुक करना होता है तो उसमें से देखते हैं कि काफी सारे लिक्विड्स निकलते हैं। रिमेंबर दैट उन लिक्विड्स के अंदर ये बैक्टीरिया यकीनन मौजूद होते हैं। सो defrosting of the meat will produce many liquids and these liquid contain salmonella and other bacteria। अब वो जिन बर्तनों के अंदर हम डीफ्रॉस्ट कर रहे हैं उन बर्तनों के साथ कोई भी दूसरे साफ बर्तन टच ना करें, कोई हाथ टच ना करे, कोई ऐसी फूड आइटम टच ना करे। क्यों? कि उस लिक्विड के अंदर ये सारे बैक्टीरिया मौजूद होंगे जो डीफ्रॉस्टिंग की वजह से जो है वो रिलीज होते हैं। जब मीट को डीफ्रॉस्ट करते हैं यानी उसको फ्रोजन फॉर्म से दोबारा मेल्टिंग फॉर्म में ले आते हैं, तो उस लिक्विड के अंदर ये बैक्टीरिया रिलीज होते हैं। सो उनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इस तरह से वो हमारे फूड में शामिल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी फूड पॉइजनिंग के अंदर हमने एक अलग से चीज डिस्कस करनी है, बॉटुलिज्म। सो इसको बॉचुलिज्म भी कहा जाता है और बॉटुलिज्म भी कहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। सो दिस इज वेरी वेरी सीवियर टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। इस फूड पॉइजनिंग को करवाने वाला जो बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। So, a causative agent again Clostridium botulinum। ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बोटुलिज्म होती है। अब ये कैसे आ सकता है? ये वही फूड जिसके अंदर ये मौजूद होता है उसको इम्प्रॉपरली अगर कुक किया हुआ हो, केन्ड फूड हो, या वो सही तरीके से प्रिजर्व्ड फूड जो है वो ना हो,
और उस मीट के अंदर ये अगर बैक्टीरिया शामिल हो जाता है तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वो मीट जिसके अंदर ये क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम मौजूद होगा, इसको कंज्यूम कर लेने के बाद सबसे पहला बैड इफेक्ट जो होता है वो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, CNS के ऊपर होता है। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई असर इसका होता है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो कंट्रोल कर रहा होता है, वहां पे काफी सारे और डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी कि काजिंग कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब देखें ना, हार्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, मफलूज होना शुरू हो जाती है बॉडी, जिसकी अलामात ये हैं कि उस पर्सन के अंदर डिजीनेस आएगी, डबल विजन आएगी, यानी दो दो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, सुस्ती का वो शिकार होगा। इसके अलावा हेडेक, सर का जो दर्द है आप समझते हैं, नौजिया, मैंने आपको पहले बताया ये मतली की कैफियत है, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। ऑल ऑफ दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द एक्शन ऑफ क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड बोटुलिज्म या बोटुलिज्म इसको कहा जाएगा। यानी उसी फूड पॉइजनिंग के अंदर जिसमें हमने दो एग्जांपल पहले बैक्टीरिया के लिए हैं, सल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर, जिसकी वजह से हमने देखा कि वो चिकन के जरिए, कैटल्स के जरिए, डक्स के जरिए, उनके मीट के जरिए या एग्स के जरिए आते हैं और कंटामिनेटेड फूड जो है उसकी वजह से मामला खराब होता है, तो डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होती है। इससे हटके एक एग्जांपल इसी फूड पॉइजनिंग के अंदर है, मैंने आपको बताया कि यह है बोटुलिज्म, दैट इज अ सेवियर फूड पॉइजनिंग दैट इज कॉज्ड बाय क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम। और ये कब आएगा? जब वो फूड, जब वो मीट इम्प्रॉपरली उसकी कुकिंग हुई होगी और वो प्रिजर्व सही तरीके से ना हुआ होगा। जाहिर है उसके अंदर ये कंटेमिनेंट्स, ये पैथोजेंस मौजूद होंगे और जब उसे एज ए फूड कंज्यूम किया जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आने की वजह से कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा उस पर्सन को, जिसकी अलामात क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स? उसकी अलामात या सिम्टम्स ये होंगी, फिर से सुन लें, डिजीनेस, डबल विजन, हेडेक, nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain. All of these are the signs and symptoms of botulism. Dear students, यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया आप लोग इसको तैयार करें। फर्दर उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारा इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें 2 रिमेनिंग डिसऑर्डर्स को हम मजीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।